नॉर्थ कोरिया ने रेपुटेशन बनाई है सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टेस्ट और रिजिड कंट्रीज होने की दुनिया में। अब चाहे उनका टाइट कंट्रोल हो इमिग्रेशन में या फिर ना माफ़ करने वाले लेबर कैंप्स हो, इसमें तो कोई सवाल नहीं है कि नॉर्थ कोरिया जो है उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। एक सबसे ज़्यादा नोटेबल एस्पेक्ट है नॉर्थ कोरिया का, वो है मिसाइल और रॉकेट डेवलपमेंट एफर्ट। मीडिया जो है वो पॉइंट कर रही है बहुत समय से कि मेजर थ्रेट है डेकेड से, और लीडर्स जो है पूरी दुनिया के वो कंसिस्टेंटली ट्राई कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया को डीन्यूक्लियराइज करने के लिए। और जब दुनिया की पावर स्पेस मिल जाती है और यूएस स्पेस फोर्स जैसी चीज़ें बनती है, तो क्या नॉर्थ कोरिया जो है अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का लास्ट हुर्रे की तरह कर पाएगा? यहाँ पे हम चीज़ें जान लेते हैं, हम क्या जानते हैं नॉर्थ कोरिया के एल्यूसिव स्पेस एजेंसी के बारे में। अगर थोड़ा पीछे जाए तो नॉर्थ कोरिया ने एस्टेब्लिश नहीं किया था स्पेस प्रोग्राम कुछ समय तक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और ये जब तक 1980 तक नहीं था कि नॉर्थ कोरिया ने कोरियन कमेटी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी या फिर केसीएसटी को बनाया। केसीएसटी ओरिजिनली रिस्पॉन्सिबल था सारी चीज़ों की तो उस कंट्री के स्पेस एफर्ट में, चाहे डिज़ाइनिंग नई सैटेलाइट्स हो या फिर डेवलप करना लॉन्च टेक्नोलॉजी को। ऑर्गेनाइजेशन का पहला स्टेप था कि वो लॉन्च फैसिलिटी बनाए, इसलिए 1980s की शुरुआत में केसीएसटी ने टोंगहाई सैटेलाइट लॉन्चिंग ग्राउंड को नॉर्थ हेमग्योंग प्रोविंस में बनाया। ये कंस्ट्रक्शन एफर्ट जो है वो सुपर ऑर्गेनाइज तो नहीं था, जो नॉर्थ कोरियन ने था लॉन्च फैसिलिटी को ऑन और ऑफ करते हुए बनाया 1980 से 1990s के बीच में, और 1985 तक उन्होंने कंप्लीट कर दिया कंस्ट्रक्शन को लॉन्च पैड का। मगर उसके अलावा उनके पास ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं था। सालों की कंस्ट्रक्शन के बाद उनके पास रूडिमेंट्री कमांड बंकर था, एक रेडार फैसिलिटी थी और कुछ स्टोरेज और सपोर्ट बिल्डिंग्स थी। इनिशियल गोल था कि वो रिवर्स इंजीनियर करेंगे सोवियत यूनियन के स्कड रॉकेट का और खुद की कॉपीज बनाएंगे। सो रूडिमेंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो इनफ नहीं था उसी समय के लिए। मगर 1990s के दौरान नॉर्थ कोरियंस जो है सिग्निफिकेंटली एक्सपांड कर चुके थे फैसिलिटी को। रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि साइट जो है 2 किलोमीटर से 9 किलोमीटर की लंबाई में बढ़ चुकी थी, और जो नए एडिशंस थे उसमें मिसाइल असेंबली फैसिलिटी, एक फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी और गाइडेंस रेंज कंट्रोल सेंटर, साथ साथ ट्रैकिंग फैसिलिटीज़ थी। और जैसे टोंगाई सैटेलाइट लॉन्चिंग ग्राउंड जो है वो ख़त्म हुआ, जो नॉर्थ कोरियंस थे उन्होंने अपना एफर्ट एक नए लॉन्चिंग साइट जिसका नाम है सोहे सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन को बनाने में लगा दिया। कंस्ट्रक्शन जो है 1990 की शुरुआत में बना, मगर टोंगाई साइट की तरह कंस्ट्रक्शन जो था वो बहुत समय तक खिंचा और 2011 तक वो साइट कंप्लीट हुई। जो नॉर्थ कोरियंस थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ा क्योंकि बेस जो था 6 स्क्वायर किलोमीटर का था, जो कि 5 गुना बड़ा था टोंगाई साइट से। और सबसे बड़ा होने के साथ ही जो सोहे साइट था वो ज़्यादा एडवांस थी और इंक्लूड था उसमें एलिमेंट जैसे स्टैटिक रॉकेट मोटर टेस्ट स्टैंड और एक ज़्यादा सब्सटेंशियल मिशन कंट्रोल सेंटर, ना कि कमांड बंकर जो पहले इस्तेमाल करते थे वो लोग। इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल मिशंस और स्पेस प्रोग्राम, जो नॉर्थ कोरियन जो थे उनके पास 3 सब्सटेंशियल प्रोग्राम्स थे। वो उसमें पहला था टेपडोंग। टेपडोंग जो था पहला फाइनल रिजल्ट था ट्राई करने का रेप्लिकेट सोवियत स्कड रॉकेट को। जो स्कड रॉकेट था वो सीरीज ऑफ टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स थी। तो इनिशियली वहाँ पे डर था कि नॉर्थ कोरिया उस टेपडोंग को सरफेस टू सरफेस मिसाइल की तरह इस्तेमाल कर सकता है, मगर यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने सजेस्ट किया कि टेपोडोंग जो है सिंपली टेस्ट बेड है डेवलप करना ज़्यादा एडवांस मल्टी स्टेज मिसाइल टेक्नोलॉजी का। एनीवेज अगस्त ऑफ 1998 में नॉर्थ कोरिया ने टेपोडोंग 1 को लॉन्च किया। नॉर्थ कोरियन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि टेपोडोंग 1 ने ऑर्बिट को रीच कर लिया 5 मिनट में लॉन्च के बाद, और वो सक्सेसफुली लॉन्च कर चुके थे अपनी पहली सैटेलाइट। मगर वेस्टर्न साइंटिस्ट जो है डिसएग्री करते हैं इस रिपोर्ट से, क्योंकि उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से टेपोडोंग 1 जो था वो लॉन्च तो हुआ और एल्टीट्यूड ऑफ 200 किलोमीटर में पहुंचा, मगर वो सस्पेक्ट करते हैं कि थर्ड स्टेज जो है इग्नाइट होना फेल हो गई, जिसकी वजह से वो ऑर्बिट तक नहीं पहुंची सैटेलाइट। और जहाँ पे वो थर्ड स्टेज लैंड हुई थी, साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि टेपोडोंग जो है वो 5900 किलोमीटर तक गया अगर वो मिशन सक्सेसफुल हुआ तो। और ये ब्रिंग अप करके लेके आता है मैं सेकंड अटैम्प्ट में जो टेपडोंग का था। नॉर्थ कोरिया ने टेपोडोंग 2 को जुलाई 2006 में लॉन्च किया, 8 साल बाद टेपडोंग 1 के। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई भी फुटेज या इमेजेस नहीं है इस मिशन के लेके, मगर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ही कंफर्म किया कि लॉन्च हुआ था। और ये ज़्यादा तो डिस्कस करने के लिए नहीं है क्योंकि 40 सेकंड बाद मिसाइल लॉन्च के फेल हो गई और ऐसा ही लग रहा था कि रिलायबिलिटी ख़राब थी, वो इससे इम्प्रूव हुई। ऑब्जर्वर स्पेकुलेट करते हैं कि मिसाइल जो थी ज़्यादा पावरफुल थी, और ये एस्टिमेट किया जाता है कि हर स्टेज जो मिसाइल की थी वो 100 सेकंड तक चल सकती, जिसका मतलब है कि 5 से 6 मिनट बर्न टाइम था। और कुछ ट्विक्स के साथ ही वो 9000 किलोमीटर की रेंज में जा सकती थी, पेलोड कैपेसिटी 500 किलोग्राम को लेके। अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ कोरिया के लिए ये कभी भी मटीरियलाइज नहीं हुआ और वो एक नई सीरीज ऑफ रॉकेट्स में चले गए जिसका नाम था एनहा, जिसका मतलब है गैलेक्सी। बेसिकली एक फ्रैंकेनस्टाइन रॉकेट था जो कि इनकॉर्पोरेट किया था एलिमेंट्स लेके अलग अलग रॉकेट से। जो पहला स्टेज था एनहा का वो नॉनडोंग मोटर्स को यूज़ करता था, जो कि बड़े वर्जन थे स्कड मोटर्स के। ओरिजिनली जो सेकंड स्टेज थी वो बेस्ड थी सोवियत SSN-6 मिसाइल पे, मगर वो जनरल कॉन्सेंसस ये था कि जो सेकंड स्टेज थी वो भी स्कड रॉकेट पे थी।
तो इसकी वजह से जो थर्ड एंड फोर्थ स्टेज थी ऐसा लग रहा था कि आइडेंटिकल थे ईरानियन सैफिर रॉकेट के सेकंड स्टेज का। तो दोबारा से ऐसा नहीं लग रहा था कि नॉर्थ कोरिया ने ज़्यादा कुछ अपने से ऐड किया था डिज़ाइन करने में उन्हा रॉकेट को, और ये कॉम्बिनेशन था स्कड और साफिर का। इसके अलावा जो इन्हा रॉकेट था वो काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी लेके आया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ऑफ 1718 नॉर्थ कोरिया जो है प्रोहिबिटेड था टेस्ट करने से बैलिस्टिक मिसाइल्स का। और जैसा कि आप गैस कर सकते हो इन्हा एक बैलिस्टिक मिसाइल थी, तो यूएस, साउथ कोरिया और जापान जो थे सारे रेड फ्लैग्स लेके आए कि वो लॉन्च वॉयलेट करता है एग्रीमेंट को, और रशिया भी नॉर्थ कोरिया को कहने लगा कैंसिल करना लॉन्च के लिए। नॉनदलेस नॉर्थ कोरिया ने आगे जाकर इन्हा 2 को 5 अप्रैल 2009 में लॉन्च किया साउथ कोरिया के मुताबिक। और यूएस नॉर्दर्न कमांड आइडेंटिफाइड ने ये किया कि पहला स्टेज था रॉकेट का वो जापान के समुद्र में गिरा और बाकी स्टेजेस तो पैसिफिक ओशन में गिरे। मिसाइल ने अराउंड 3850 किलोमीटर को ट्रैवल किया लॉन्च साइट से, मगर यूएस सजेस्ट करता है कि थर्ड स्टेज जो है वो सेपरेट नहीं हुआ और रॉकेट फेल्ड हो गया ऑर्बिट में जाने के लिए। नॉर्थ कोरिया हावेवर ये क्लेम करता है कि रॉकेट फुल्ली सक्सेसफुल था और एक सैटेलाइट ऑर्बिट में छोड़ गया है वो। अगर हम उनके सेकंड लॉन्च में पहुंचे इन्हा के, तो हमारे पास इन्हा 3 है जो कि 2012 के अप्रैल में उड़ा था। नॉर्थ कोरिया का एक्चुअली सुपर कॉन्फिडेंट थे वो इस लॉन्च के ऊपर, और उन्होंने इनवाइट किया था ऑब्जर्वर्स को 8 डिफरेंट कंट्रीज से विटनेस करने के लिए लॉन्च को। मगर अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ कोरिया के लिए लॉन्च था वो भी फेलियर गया, क्योंकि हमारे पास इतनी डिटेल्स तो नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ, मगर ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो सुपर क्लोज था सक्सेसफुली लॉन्चिंग करने में सैटेलाइट। और 8 महीने बाद दिसंबर 2012 में एक और इन्हा 3 रॉकेट लॉन्च हुआ, और ये रॉकेट जो है सक्सेसफुली लॉन्च हुआ सैटेलाइट पे सन सिक्वेंस ऑर्बिट में, और ये मैसिव माइलस्टोन था नॉर्थ कोरियंस के लिए। और ये इतना ज़्यादा अच्छी न्यूज़ नहीं थी, और कुछ दिनों बाद लॉन्च किए हार्वर्ड एस्ट्रोनॉमर जॉन मैकडॉवेल ने सजेस्ट किया कि सैटेलाइट तो है ऑर्बिट में पहुंच चुकी है, मगर अनकंट्रोलेबली टम्बल कर रही है ऑर्बिट में, और सैटेलाइट जो है कुछ भी ट्रांसमिट नहीं कर रही है। फॉलोइंग जो पार्शियली सक्सेसफुल मिशन था, नॉर्थ कोरियंस ने डिसाइड किया कि टाइम है रीब्रांड करने को खुद के लिए, इसलिए 2013 की अप्रैल में उन्होंने एक नई स्पेस एजेंसी जिसका नाम था नेशनल एरोस्पेस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या नाडा को बनाया। मुझे नहीं लगता कि नॉर्थ कोरिया को रियलाइज़ हुआ कि नाडा का मतलब है कुछ भी नहीं स्पेनिश में, और इसकी वजह से कोइंसिडेंस की वजह से काफ़ी रनिंग जोक बना मीडिया में। एनीवे फाइनल और मोस्ट रिसेंट लॉन्च में जाए तो उनके पास इन्हा 3 लॉन्च था। जो फाइनल लॉन्च था वो फरवरी 2016 में हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि नॉर्थ कोरिया का पहला फुल्ली सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च था ये। डायरेक्टर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ नाडा ने कंफर्म किया कि उन्होंने फोटोग्राफ्स लिए सैटेलाइट से, और इसकी वजह से नो एविडेंस है हालांकि इसको सजेस्ट करते हैं, तो नॉर्थ कोरिया जो है वो कैपेबिलिटी है उसकी स्मॉल सैटेलाइट्स ऑर्बिट में लॉन्च करने की। अब बात करें सैटेलाइट्स की उनकी, तो नॉर्थ कोरियन की सारी सैटेलाइट जो है वो पार्ट है क्वॉनम्योंग प्रोग्राम की। चाइना ने हेल्प किया नॉर्थ कोरिया को डेवलप करने में पहली क्वॉनम्योंग सैटेलाइट को, और ऐसा लगता है कि नॉर्थ कोरिया जो है सिंपली इंप्रूव कर रहा है चाइनीज़ डिज़ाइन को तब से। और एक टोटल ऑफ 4 सैटेलाइट्स हुए इस प्रोग्राम में, और 2 जो थी वो ऑर्बिट में गई और एक टम्बलिंग अराउंड हो गई। जो सैटेलाइट्स थी सिंपली कम्युनिकेशन / अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स थी, तो ये जो थी कम्प्लीटली बेंजिन थी। और ये बेसिकली सारी चीज़ें जो हम पब्लिकली जान चुके हैं नॉर्थ कोरिया की स्पेस एजेंसी के बारे में, मगर ये क्वेश्चन अभी भी छोड़ता है कितनी डेंजरस है नॉर्थ कोरिया की स्पेस एजेंसी। द सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ या CSIS एट जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी ने आंसर किया है इसी चीज़ का। अकॉर्डिंग टू CSIS 4 मेजर थ्रेट है जो कि हो सकते हैं नॉर्थ कोरिया के रॉकेट / मिसाइल प्रोग्राम से, जिसमें पहला है काइनेटिक फिजिकल काउंटर स्पेस वेपन्स, या ज़्यादा स्पेसिफिकली काइनेटिक एसैट्स। एसैट स्टैंड होता है एंटी सैटेलाइट वेपन का, और ये जैसा नेम बताता है जो वेपन है उसे स्ट्रेटेजिकली डिस्ट्रॉय किया जाता है सैटेलाइट्स को बाकी देशों की, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया ने अभी तक कोई टेस्टेड या अनाउंस नहीं किया डेवलपमेंट को काइनेटिक एसैट टेक्नोलॉजी का। मगर अगर वो चाहे तो CSIS सजेस्ट करता है कि नॉर्थ कोरिया जो है अभी भी टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स है डेवलप करने के लिए एसैट को, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सेकंड कैटेगरी की बात करें तो हमारे पास नॉन काइनेटिक फिजिकल काउंटर स्पेस वेपन्स आ जाते हैं। इसका एक एग्जांपल है लॉन्च करना एक न्यूक्लियर वॉरहेड को स्पेस में और उसे डेटोनेट करना। सम सोर्सेज सजेस्ट करते हैं कि नॉर्थ कोरिया एक्चुअली डेवलप करने में लगा हुआ है ऐसे डिवाइस को, हाउएवर यहाँ पे कोई भी टेस्ट नहीं है अभी तक। और CSIS डाउट करता है कि नॉर्थ कोरिया के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है ऐसा वेपन बनाने की बिना चाइना या रशिया के हेल्प में। इसलिए 2013 में एक चाइनीज़ मिलिट्री कमेंटेटर एक्चुअली सजेस्ट कर रहा था कि नॉर्थ कोरिया जो है इस वेपन को पोजेस कर रहा है। अगर ये सच है तो नॉर्थ कोरिया जो है वो या तो उसे चाइना या रशिया से मिला होगा, मगर क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है अभी भी इसे खुद से बना नहीं सकता तो इसमें हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हुए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक काउंटर स्पेस वेपन्स आ जाते हैं। इसमें इंक्लूडेड है एक टेक्नोलॉजी जो कि जैम कर सकती है GPS और कम्युनिकेशन सिग्नल्स को सैटेलाइट से। नॉर्थ कोरिया जो है एक्चुअली प्रोसेस करता है इस टेक्नोलॉजी को, और ये इस जैमिंग टेक्नोलॉजी को साउथ कोरियन सैटेलाइट्स के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं 2010 की अगस्त से, मगर एक्चुअली वायलेट कर
करता है 1953 के एरिमिस्टिस एग्रीमेंट को, मगर कोई भी एक्शन नहीं ली गया है। आफ्टर ऑल जब वो जैम करते हैं सिग्नल को, वो ख़राब चीज़ है मगर नेसेसरी डेंजरस नहीं है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी ज़्यादा डिसाइड किया कि इसको जाम करने देते हैं सैटेलाइट सिग्नल्स को। और फाइनली जो लास्ट मेजर स्पेस थ्रेट है नॉर्थ कोरिया से, वो है साइबर काउंटर स्पेस वेपन्स का। ये इंक्लूड करता है हैकिंग करने का सैटेलाइट्स के और स्पेस सिस्टम्स को दूसरी देशों के, ताकि इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाए या फिर करप्ट इन्फॉर्मेशन इंजेक्ट की जाए। जो नॉर्थ कोरिया का साइबर डिवीजन है एक्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जब किंग जोंग उन ने टोक ओवर किया, हाउएवर वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो अभी भी एज है उनके पास जब बात आती है साइबर वॉरफेयर की। तो कंक्लूजन में नाडा इतना डेंजरस नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम में, मगर कुछ जैम से कर सकते हैं सिग्नल्स को और वो हैक कर सकते हैं कुछ सैटेलाइट्स को। मगर फिजिकल वेपन्स की बात करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ सारी चीज़ें हम जानते हैं नॉर्थ कोरिया के स्पेस एजेंसी के बारे में आज। क्या आपको लगता है नॉर्थ कोरिया सीरियस थ्रेट है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर इस वीडियो ने नाडा को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चन लॉजिकली आंसर्ड देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।